क्या होती है? एक पर आपका क्वेश्चन है कि बलून पेमेंट को एक्सप्लेन कर दूं। बलून पेमेंट मींस के एक पेमेंट जो आप एक बड़ी अमाउंट में करते हैं या इकट्ठी पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ 10 साल के लिए, या मैं 7 लाख रुपए का लोन लेता हूँ 10 साल के लिए, और उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सारा कुछ मिला मिलू के वो मेरा 10 लाख रुपए बनता है। और उसको मैं अगर 1 साल पे डिवाइड करूं तो मेरा एनुअली या 1 साल में 1 लाख रुपया मुझे बैंक को या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे मैंने लोन लिया उसको वापस करना। ठीक है, सो रिपीट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं 7 लाख रुपए का लोन लेता हूँ 10 साल के लिए, 3 लाख रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, सो टोटल अमाउंट हो गई 7 + 3 दैट इज 10 लाख। और मैं उसको अमोर्टाइज कर रहा हूँ या उसको मैं पे बैक करूंगा 10 सालों में। सो हर साल को अगर मैं कैलकुलेट करूं दैट मीन्स आई हैव टू पे बैक 1 लाख रुपीज। ठीक है, एक एक लाख एक एक साल पे करता रहूंगा तो 10 साल बाद 10 लाख जो था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो पे ऑफ हो जाएगा। बलून पेमेंट इज के मैं उस मंथ एनुअली पेमेंट या उस मंथली पेमेंट की डिवीजन के साथ एक पेमेंट स्केड्यूल में ये चीज ऐड करूं कि मैं एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठी पे करूंगा जब ये लोन एंड होगा। यानी कि जब 10 साल पूरे होने वाले होंगे, जो लास्ट मंथ होगा, उस टाइम पे मैं 2 लाख की एक इकट्ठी पेमेंट करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड अ बैलून पेमेंट। रिपीट कर रहा हूँ। उससे हो फायदा क्या होगा कि मेरा टोटल जो 10 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपया जो बैलून पेमेंट मैं करना चाह रहा हूँ एट द एंड ऑफ द लोन, वो मैं माइनस करूंगा। इसकी कैलकुलेशन होती है, एक डिटेल्ड फॉर्मूला है, जो ऑब्वियसली आपके भी एमबीएन से बाहर था तो इसको मैंने आपको नहीं करवाया। और उसके बाद जो 8 लाख है वो अमोर्टाइज होगा एट द 10 ईयर्स। अमोर्टाइज होने से मतलब ये है कि वो हर साल कितना पे होगा या हर महीने कितना पे होगा, क्योंकि टोटल तो हमने उतना ही पे करना ना जितना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बनता है। यानी कि 7 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट थी, 3 लाख रुपया इंटरेस्ट अमाउंट थी, दैट वाज 7 + 3 इज इक्वल्स टू 10। ओके, आपका अली पर जो क्वेश्चन है कि 2 लाख स्टार्ट पे देना है या एंड पे, नॉर्मली जनरली इट इज एंड। स्टार्ट में तो है नहीं होता, स्टार्ट में जो होता है उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। कि अगर हम कोई लेट से गाड़ी लेना चाह रहे हैं लीज पे, या कोई मशीन इंपोर्ट करके उसको लोन पे लेना चाह रहे हैं, तो जो स्टार्ट में हम देते हैं दैट इज ओवर इक्विटी पार्टिसिपेशन। लेट से कि 10 लाख रुपए की एक चीज है तो 2 लाख रुपए हम स्टार्ट में दे रहे हैं, दैट इज ओवर डाउन पेमेंट। बैलून पेमेंट का मतलब ये है कि हम जब भी इन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट बन जाती है उसको इस तरह डिवाइड करते हैं कि हर 6 माह बाद या हर 1 साल बाद या लोन के एंड पे एक बड़ी इंस्टॉलमेंट आएगी जो हम पे ऑफ करेंगे, और फिर वही अगले 6 माह एक मुनासिब जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो चलती रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट में नहीं, आइदर इट कैन बी इन द मिड ऑफ द लोन, मतलब ये बायएनुअली हो सकता है, सालाना हो सकता है, या लोन के एंड पे हो सकता है। ज्यादातर लोन के एंड पे होता है कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपकी एक बड़ी अमाउंट या एक बड़ा चंक शामिल होगा, उसको हम कहते हैं बैलून पेमेंट। लेकिन ये लोन के सर दरमियान में भी हो सकता है और नहीं सर, क्वार्टरली मैं भी। ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर हम एक तो सर वो क्या नाम है जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो तो दे ही रहे हैं। तो बिल्कुल। सर अगर हम 6 महीने या 1 साल बाद एक बलून पेमेंट करते हैं तो सर इससे फिर हमें क्या फायदा होगा? एक तो हमारा लोन 7 साल का है ना, जी जी। मतलब 10 साल में 7 साल में पे करना है। आपने बताया था कि 10 साल में करना है, 10 साल ठीक है। में बताया था। तो सर तो सर 10 साल में अगर पे करना है तो हमारी मंथली और एनुअली इंस्टॉलमेंट्स भी चल रही हैं, तो सर बलून पेमेंट क्यों पे करेंगे जबकि सर हमारी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं ठीक है। और वो हमें कंफर्टेबल भी है? ओके, इट वेरीज। देखिए, हो सकता है कोई रेवेन्यू ऐसा होता है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आता है, या आपकी सेविंग है जिसका रिटर्न आपको 6 माह के बाद मिलता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से आई एम अ टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक रेगुलर परमानेंट टीचर के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जो इनकम मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो मंथली बेसिस पे मिलती है, और वो एक सर्टेन अमाउंट होती है।
लेकिन इन बिटवीन आई टीच समवेयर एट विजिटिंग फैकल्टी एज वेल। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू पीपल, तो मुझे इसका जो रेमुनरेशन मिलेगा या जो भी इसके मुझे आप कह लें कि इनकम मिलेगी, दैट विल बी आफ्टर 6 मंथ्स। जब सेमेस्टर एंड होगा, पेपर्स होंगे, उसके बाद रिजल्ट सबमिट होगा, देन देयर विल बी अ सर्टेन फाइनेंशियल प्रोसीजर, और फिर जाके पेमेंट मिलेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स। सिमिलरली बहुत से बिजनेसेस हैं जो इस पैटर्न पे चल रहे होते हैं, जो सीजनल बिजनेसेस हैं। जैसे आप देखें जो क्रॉप्स का बिजनेस है या जो एग्रीकल्चर बिजनेस है, लेट से मैं कहता हूँ कि गंदम मैं उगाता हूँ, तो अब गंदम में पहले उसके ऊपर एक्सपेंस होता है। पहले मैं उसको सो करूंगा, फिर उसको फर्टिलाइज करूंगा, फिर एक फसल पक के तैयार होगी, फिर उसको मैं हार्वेस्ट करूंगा, और फिर जाके मुझे जब मैं उसको सेल करूंगा तो पैसे आएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है मुझे 6 माह लग जाए, 8 माह लग जाए। सिमिलरली शुगर केन का भी एक सर्टेन प्रोसीजर है। सो ठीक बहुत है से सर। जो, जी जी सर इसके साथ साथ जो दूसरी पेमेंट्स हैं, जो मंथली और एनुअली, सर वो जी भी जी, चलती रहेंगी? वो चलती रहेंगी। तो सर, जब हम बलून पेमेंट करेंगे तो सर जो हमारा हम्म, 10 साल का लोन है, जी जी, फॉर एग्जांपल हमने 2 लाख दे दिया, हमें हमारे पास 6 महीनों बाद आ गया, तो सर जो हमारा फिर 10 लाख का लोन है वो फिर 8 लाख रह जाएगा? इस तरह बिल्कुल ही ऐसा। होगा ना? बिल्कुल, जब हम पे कर और सर देंगे तो फिर इसका जो मतलब है वो पीरियड मनी होगा, इंस्टॉलमेंट से निकल जाएगा। जी जी, सर वो जो टाइम पीरियड होगा वो भी फिर हमारा मतलब जल्दी हम पे कर देंगे तो जल्दी हम फ्री भी हो जाएंगे? नहीं, देखिए, दो ऑप्शन है। एक, बैलून पेमेंट इस तरह से डिजाइन हो रही है कि आप जब स्केड्यूल बना रहे थे, जब रीपेमेंट स्केड्यूल बन रहा था, तो उसमें पहले से ही बैलून पेमेंट को आपने ऐड किया हुआ था कि मैं 6 माह के बाद 1 लाख रुपया एट वंस दूंगा। तो अब इससे होगा क्या कि जब आप बैलून पेमेंट्स को काउंट करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी, फिर आप उसको मंथली डिवाइड करेंगे। सो इस पूरे सिनेरियो में क्या होगा कि आपकी जो मंथली रेंटल होंगे या जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी या जो आपने 1 माह में पे करना है, वो कंपैरेटिवली कम होगी उस सूरत में जब आप बैलून पेमेंट करते हैं। और अगर आप बैलून पेमेंट नहीं करते, तो फिर आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट या रेंटल होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, क्लियर हो गया समझ गया। पॉइंट? जी सर, थैंक यू। ठीक, चलो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बैंक की जो हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट बैंक का देखें प्राइमरी जो पर्पस है वो कैपिटल अरेंज करके देना है। कैपिटल मींस इक्विटी। इक्विटी मींस जो ऑनर का पैसा होता है। जब भी एक कंपनी, लेट से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो जब भी कोई बिजनेस करना चाहती है तो पैसा चाहिए। वो है चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो पैसा तो चाहिए। तो वो जो कैपिटल अरेंज करना है, वो जो इक्विटी अरेंज करनी है, अगर तो अपने पास मौजूद है, दैट इज फाइन। अगर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बैंक वहां पे हेल्प करता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक का अगर हम स्कोप देखें कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या क्या काम करता है, ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिखी हैं, अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम है जो इन्वेस्टमेंट बैंक पर सर्विसेज परफॉर्म करता है। इसमें पहली है पब्लिक ऑफरिंग एंड ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। पब्लिक ऑफरिंग से मतलब यहाँ पे है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग्स तीन चार किस्म की होती हैं। एक ऑफरिंग या एक पब्लिक ऑफरिंग ये है कि एक कंपनी अभी मार्केट में पहली दफा आई है, मतलब वो उसका कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं है, कंपनी ने पहली दफा बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए उसको पैसा चाहिए, पैसा मौजूद कुछ अपने पास है, लेकिन उसके अलावा पैसा ज्यादा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो शेयर इशू करने की कोशिश करते हैं मार्केट में। अब वो शेयर इशू करेंगे, ये कल भी मैंने एग्जांपल दी थी। वो जनरल पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। वैसे ही जैसे आपने जब एडमिशन लेना था, तो आपने बहुत से कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की प्रोस्पेक्टस ली होगी। उस प्रोस्पेक्टस से हमें क्या पता चलता है कि ये इदारा क्या काम करता है, इसमें कौन सी फैकल्टी है, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज है, ईच एंड एवरीथिंग। सिमिलरली कंपनी की भी प्रोस्पेक्टस होती है, जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट बताती है कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के ऑनर्स क्या है, कंपनी किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, और कंपनी कितना पैसा लेके कितने शेयर देगी। अब दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस से जनरल पब्लिक को, आपको, मुझे, इसी तरह बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अलाउ इनवाइट करती है कि आप हमें पैसा दें, हम आपको उसके बदले शेयर देंगे। एक शेयर इतने का है, सो इसका मतलब है इतना पैसा देंगे तो हम आपको इतने शेयर इशू कर देंगे। नाउ, इतने शेयर इशू करने का मतलब ये है कि कंपनी ने पैसा ले लिया, कंपनी उस पैसे से पूरा साल जो है वो काम करेगी,
और जो प्रॉफिट होगा फिर उसको डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन द शेयर होल्डर। अब ये सारा काम जो है कंपनी खुद से नहीं कर सकती। लेट्स से कंपनी का एक ऑफिस है जो कि कराची में है, हेड ऑफिस। अब लाहौर से भी लोग शेयर खरीदना चाह रहे हैं, गुजरावाला से भी खरीदना चाह रहे हैं, सरगोदा से खरीदना चाह रहे हैं, सिंध में से बहुत सी जगहों से खरीदना चाह रहे हैं। नाउ ऑल द जनरल पब्लिक पर्सन कैन नॉट कम एंड कैन नॉट विजिट द कंपनी, वो खुद पर्सनली जाए और वहां जाके शेयर की एप्लीकेशन दें, उनको पैसा दें। तो ना तो कंपनी इतने सारे लोगों को हैंडल कर सकती है और ना ही लोग इतना ट्रेवल एक्सपेंस बेयर करके 500 शेयर खरीद सकते हैं। तो इस मौके पे इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उनकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे हम कमर्शियल बैंक की बात कर लेते हैं। लेट से हबीब बैंक है जिसकी तकरीबन 1500 के करीब ब्रांचेज है। हबीब बैंक कैन एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक। उनका एक सर्टन पोर्टफोलियो या आप कह लें डिपार्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पे भी काम करता है। अब क्या होगा कि कंपनी के साथ जो HBL है या कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट द बैंक, बिकॉज उसकी 1500 ब्रांचेस हैं, हर शहर में है, तकरीबन हर शहर में है या बहुत से एरियाज में है। तो बैंक कंपनी के बिहाफ पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करे, और एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का मतलब है एक स्पेसिफिक फॉर्म एक्सेप्ट करे प्लस पैसे ले जितने के लोग शेयर खरीदना चाहते हैं। और उसका एक टाइम पीरियड होता है, 2 दिन होता है नॉर्मली, कि आप 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं। फिर उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंक पूरी कैलकुलेशन करके वो सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करता जा रहा है। और कंपनी फिर फाइनली पूरा अपना सर्कल चला के देख के कि किसको शेयर देना है, किसके शेयर रिजेक्ट हो सकते हैं। लेट से कंपनी डिसाइड कर लेती है कि ये ए से लेके जी तक ये सारे लोग वो हैं जिनको शेयर इशू किए जाने हैं, तो कंपनी उनका पैसा अपने पास रख लेती है और उनको शेयर इशू कर देती है। और ऐसे लोग या ऐसे इन्वेस्टर्स या ऐसे कंपनीज या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको शेयर इशू नहीं किए जाने, उनको उनका पैसा फिर वापस करना पड़ता है, क्योंकि या तो शेयर देना है या फिर पैसे वापस करने हैं। सो पैसे वापस भी उसी बैंक के थ्रू होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते शेयर लेने में। अब ये सारा प्रोसेस जो है कंपनी के बिहाफ पे एक बैंक कर रहा है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड दिस इज वन ऑप्शन, वन प्रोडक्ट, वन फैसिलिटी which the investment bank offers to the companies। ठीक है, सो ये एक पब्लिक ऑफरिंग की एग्जांपल है। इसी तरह पब्लिक ऑफरिंग ये भी हो सकती है कि कंपनी पहले से मौजूद है लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई थी, उसने शेयर्स अपने पास ही रखे हुए थे, अब वो पब्लिक होना चाहती है। सो पहली सिचुएशन ये थी कि कंपनी ही मौजूद नहीं थी, पहली दफा कंपनी बनी। सो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की एक एग्जांपल थी। दूसरी सिचुएशन ये है कि कंपनी मौजूद थी लेकिन उसके शेयर मार्केट में पब्लिक नहीं थे, अब वो पब्लिक करने जा रही है। सो दिस इज अनदर सिचुएशन, इसको भी हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे। लेकिन ये सेकंड सिचुएशन है कि कंपनी ने बिजनेस किया हुआ है, उसकी हिस्ट्री मौजूद है, 3-4 साल का बिजनेस है, ओनर्स खुद ही पैसा लगा के खुद ही अर्न कर रहे थे, अब वो एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पैसा ज्यादा चाहिए, इसलिए जनरल पब्लिक के पास आ गए। थर्ड सिचुएशन इज कि कंपनी पहले से मौजूद भी है, कंपनी ने शेयर भी इशू किए हुए हैं पब्लिक को, अब मजीद शेयर इशू करना चाह रही है। लेट्स से कंपनी का ऑथराइज कैपिटल वो होता है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू कर सकती है। तो कंपनी का लेट से 1 बिलियन ऑथराइज्ड कैपिटल था, कंपनी ने पहले सिर्फ 200 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं। सो इट मींस 800 मिलियन शेयर्स कैन बी इशूड स्टिल। तो कंपनी उस 800 में से 500 मिलियन शेयर मजीद इशू कर रही है। सो ये थर्ड सिचुएशन है, कंपनी भी मौजूद थी, शेयर ऑलरेडी इशूड भी थे, अब मजीद शेयर इशू होने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये एक फैसिलिटी है जो इन्वेस्टमेंट बैंक या एक प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर करता है। Then second is private placement of debt and equity securities। पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में फर्क सिर्फ एक है, पहले पब्लिक ऑफरिंग था, सेकंड पे प्राइवेट प्लेसमेंट है। नाउ पब्लिक ऑफरिंग का मतलब था कि जनरल पब्लिक को, सबको इनवाइट कर लिया जाए कि आप हमें पैसा दें और आपको हम, कंपनी जो है वो आपको शेयर देगी। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि जनरल पब्लिक की बजाय कुछ लिमिटेड ऐसे लोग, कोई इन्वेस्टर
जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मियां मंशा है या मलिक रियाज है, द पीपल हु कैन have net worth and the people who can run a company or a people who can give a big amount of loan or who can purchase a big amount of equity or shares of some other company, तो वो क्या करते हैं, बजाय जनरल पब्लिक को या सबको बुलाने के, कुछ स्पेसिफिक प्राइवेट पर्सनालिटीज को वो इक्विटी या वो शेयर या वो जो भी सिक्योरिटी है वो बेचने की कोशिश करते हैं और उससे पैसा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो बजाय इसके कि शेयर जनरल पब्लिक को दिया जाए, वो शेयर इक्विटी जो भी चीज़ है वो कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दिया जाए, उनको शेयर इशू कर दिया जाए और कंपनी जो है वो पैसा उनसे ले ले। सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ डेट एंड सिक्योरिटी। फिर आपने सुना होगा मर्जर एंड एक्विजिशन, अमेलगमेशन, जॉइंट वेंचर। ये जो सारी चीजें हैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल सोनी एंड एरिक्सन, दे बोथ वर टू डिफरेंट कंपनी। सोनी अलग कंपनी थी, एरिक्सन अलग कंपनी थी। इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया, मतलब ये दोनों मिल के इन्होंने एक थर्ड कंपनी जनरेट कर ली और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की। इसी तरह वॉल्स का आपने नाम सुना, जो आइसक्रीम है, इससे पहले एक पोल्का आइसक्रीम हुआ करती थी, ठीक है, और भी बहुत से ब्रांड्स थे। अब नाउ वॉल्स ने क्या किया, वॉल्स ने पोल्का को एक्वायर कर लिया, जिसको हम एक्विजिशन का नाम दे रहे हैं। एक्विजिशन या एक्वायर करने का मतलब क्या है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, अपने में जम कर लिया और दूसरी कंपनी को खत्म कर दिया। जॉइंट वेंचर में एक दोनों कंपनी मौजूद रहती हैं और वो थर्ड कंपनी जनरेट करती है। एक्विजिशन में क्या हो रहा है, एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है और खत्म कर देती है, सो एक कंपनी बाकी रह जाती है। अभी जैसे आपने सुना होगा जैज ने वारिद को एक्वायर कर लिया। नाउ वेन एवर जैज वॉन्ट्स, जब भी जैज को लगेगा, जैज वारिद का नाम टोटल एंड कर देगी, बिकॉज जैज ने वारिद को एक्वायर कर लिया है। नाउ वारिद इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जैज। दे हैव अ स्ट्रेटेजी, वो दोनों को अलग-अलग चला रहे हैं, जैज अलग चला रहे हैं, वारिद अलग चला रहे हैं, बट जब वो चाहें वो वारिद को खत्म कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। तो अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को, बिलियंस की कंपनी को जो है वो खरीद रही है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रीम और उबर आपने यूज भी की होगी, सुना भी होगा इसके बारे में। आपने पिछले साल या कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि उबर ने क्रीम को भी एक्वायर कर लिया है। आप में से किसी को आइडिया है कि उबर ने क्रीम को कितने में एक्वायर किया है? एनी वन ऑफ यू नो कि उबर ने क्रीम को कितने पैसों में एक्वायर किया है, या मतलब खरीदा है? उबर ने कितने पैसे क्रीम को पे किए हैं? इट वाज अबाउट 3.1 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अब देखें, जस्ट एक आइडिया था, ऊपर क्रीम क्या था, ना गाड़ी उनकी थी, ना ड्राइवर उनके थे, ना फ्यूल उनका था, ना टाइम उनका लगता है। सिर्फ एक आइडिया था कि एक एप्लीकेशन जनरेट करते हैं जिसमें एक साइड पे ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे, एक साइड पे जो भी पैसेंजर है या राइडर है उसको कनेक्ट करेंगे, और वो आपस में कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ पूरा एक ट्रेवल करेंगे, पैसे एक दूसरे को देंगे, एंड वी विल अर्न 25% और 20%, वट एवर द ट्रेवल बिल विल बी। अब उस पूरे सिनेरियो के अंदर जो भी क्रीम ने कमाया, उबर को लग रहा था कि क्रीम एक कॉम्पिटिटर बनता चला जा रहा है, सो उन्होंने उस कॉम्पिटिटर को ही खत्म कर दिया और उसको एक्वायर कर लिया। और एक्वायर कितने में किया? 3.1 बिलियन डॉलर्स में। दैट इज ह्यूज अमाउंट। 2-3 साल में 3.1 बिलियन डॉलर अर्न कर जाना जस्ट बिकॉज ऑफ एन आइडिया, दिस इज ह्यूज अमाउंट। सो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आजकल बड़ा फोकस है, या सोशल मीडिया जो है, या जो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से बड़ी जल्दी बिलियनियर बना जा सकता है। एनी हाउ, सो ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है, कंपनीज इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, या कंपनीज इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखती हैं, स्किल नहीं रखती, तो वो हेल्प लेती हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्चुअली फैसिलिटेट्स और ऑफर अ प्रोडक्ट के, अगर किसी कंपनी को मर्जर करना है, एक्विजिशन करनी है, अमेलगमेशन करना है, जॉइंट वेंचर करना है, तो हमारे पास आए, हम आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली ये जो फाइनेंशियल एडवाइजरी और फेयरनेस ओपिनियंस हैं, ये दोनों भी इसी से रिलेट करते हैं, सो इसको मैं मर्ज करके आपको बताता हूँ।
फाइनेंशियली एडवाइजरी मीन्स के लेट से दो कंपनीज आपस में कोई प्रोजेक्ट करने जा रही हैं, कोई एक ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी मेट्रो ट्रेन बनी या मेट्रो बस बनी लाहौर के अंदर, तो दिस वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। अब इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे गवर्नमेंट ने बहुत सारी फाइनेंसिंग लेनी थी या बैंकों से लोन लेना था। इसी तरह जब हम मर्जर एक्विजिशन या किसी और कंपनी की बात करते हैं कि वो दो कंपनीज मिलके एक बड़ा वो काफी बड़ा वेंचर करने जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, बिकॉज दे हैव हायर्ड लीगल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जिनकी एक्सपर्टीज ही इस चीज में है, सो वो ऐसी कंपनीज को फिर फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, और ऑब्वियसली उसकी कमीशन या उसका जो भी फीस है वो चार्ज तो करते हैं, बट दे एक्ट एज एडवाइजर्स, दे एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स। एंड सिमिलरली दे कैन, एक तो है वो एडवाइजर पूरी ट्रांजैक्शन को देख के वो पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, दिस इज फाइनेंशियल एडवाइजरी। और एक ऑप्शन ये है कि कंपनीज पूरी ट्रांजैक्शन में उनको इन्वॉल्व नहीं करती, बल्कि उनको जस्ट एक पूरा सर्कमस्टांसेस या पूरा एक सिनेरियो बता देती हैं और कहती हैं जस्ट आप इतना बता दें कि क्या ये जो हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं इज इट गुड फॉर द कंपनी और नॉट गुड फॉर द कंपनी। सो इसका मतलब है वो सिर्फ ओपिनियन मांग रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फेयरनेस ओपिनियन। सो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम ये भी है कि वो पूरी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियली एडवाइस करें, और ये भी है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होने जा रही है और कोई कंपनी अप्रोच करती है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक बीइंग द एक्सपर्ट, बीइंग द नॉलेजेबल इंस्टीट्यूशन, वो उस पूरी ट्रांजैक्शन को पढ़ के उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इस कंपनी के लिए बेहतर है या फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं है। सो ये भी एक सर्विस है जो इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर करता है। देन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले तो देखें रिस्क क्या है। रिस्क इज समथिंग विच कैन गिव यू लॉस इन फ्यूचर। ठीक है, मैं अगर आज कहता हूँ कि हो सकता है कि मुझे एक साल के बाद जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उस पर 10% लॉस हो जाए, सो दिस इज एन अनप्रडिक्टेबिलिटी, अ फ्यूचर इवेंट विच इज स्टिल नॉट क्लियर, तो मैं कहता हूँ दिस इज कॉल्ड रिस्क। अब इसी तरह बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो जब बिजनेस करती हैं तो बहुत से रिस्क हैं, मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है। तो ये जो सारे रिस्क हैं इनको मिटिगेट कैसे करना है, इनको कम, रिमेंबर जो रिस्क है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन ऑलवेज बी मिटिगेटेड, इट कैन नेवर बी रिमूव्ड, इट कैन ऑल्सो बी मिटिगेटेड, कम किया जा सकता है। मतलब 0.0001% तो किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। सो बिकॉज दे आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत सी कंपनी को रिस्क मैनेज भी करके देती हैं कि किस इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे लगाना चाहिए और कौन सी इन्वेस्टमेंट को अभी ब्लॉक रखना चाहिए। जैसे भी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप में से अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है, बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा, इथेरियम के बारे में शायद आपने सुना हो, तो एक बिटकॉइन जब आया था, ये अगर मैं आज से 7-8 साल पहले की बात करूं या चले मैं सिर्फ 2 साल पहले की बात करता हूँ, 2 साल पहले एक बिटकॉइन आपको तकरीबन 4 से 5 हजार डॉलर में मिल जाता था। $5,000 को अगर आप कैलकुलेट करें, उसको 150 से मल्टीप्लाई करें, दिस वाज द पाक रूपी वैल्यू एट दैट टाइम। नाउ दैट बिटकॉइन विद इन 2 years हैज jumped from $5,000 to $64,000। अब आप देखें ये कितने टाइम्स है, ऑलमोस्ट 13 टाइम्स, कि अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा होता तो वो आपको 13 टाइम उसका प्रॉफिट देता। यानी कि $1 के पीछे आपको $13 मिलते थे। सो हायर इन्वेस्टमेंट, हायर रिटर्न्स, बट इट कंटेन्स हायर रिस्क एज वेल। अब जिन लोगों ने ये देखते हुए कि बिटकॉइन तो इंक्रीज होता चला जा रहा है, 5,000 से 10 पे गया, फिर 20 पे गया, 40 पे गया, अब 64 पे चला गया, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये तो $1,00,000 पे भी जा सकता है। बहुत से लोगों ने 64,000 पे बाय किया। आफ्टर दैट द मार्केट क्रैश्ड,
अब जो बिटकॉइन है आजकल वो 38-39,000 पे आ गया। सो फ्रॉम $64,000 इट वेंट बैक टू $30,000। फिर इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ पिछले 2-3 हफ्तों में, और आजकल ये 38-39 पे जा रहा है। एंड स्टिल इट इज एक्सपेक्टेड कि ये शायद वापस आके $28,000 पे आ जाएगा। कुछ मंथ्स यहाँ पे रहेगा या कुछ वीक्स यहाँ पे रहेगा, और फिर इट विल क्रॉस 64,000 एंड इट माइट गो टू 80,000 और 90,000। अब ये जो सारी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट ऑब्वियसली माई इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, दे हैव हायर्ड एक्सपर्ट्स, दे हैव नॉलेज, दे हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दे हैव एन एक्सपोजर टू द मार्केट। सो वो सारी सिचुएशन को देख के किसी भी कंपनी को एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करें। मतलब आप कुछ पोर्टफोलियो शेयर्स में लगाएं, कुछ क्रिप्टो करेंसी में लगाएं, कुछ गोल्ड में लगाएं, कुछ प्रॉपर्टीज में लगाएं, कुछ इसी तरह ट्रेजरी बिल्स में लगाएं, कुछ बॉन्ड्स में लगाएं। सो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन। सो इन्वेस्टमेंट बैंक ये प्रोडक्ट भी ऑफर करता है। इसी को हम वेल्थ मैनेजमेंट भी कहते हैं। जब रिस्क की बात करेंगे तो हम रिस्क मैनेजमेंट कह देंगे, और जब हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे, पोर्टफोलियो का मतलब कि मेरे पास लेट से 1 बिलियन रुपीज हैं और मैं उसको कहाँ कहाँ लगाऊं, दिस इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। दैट आई हैव अ सर्टेन वेल्थ, I want to invest, I want to put my money into something which can give me profit in the future. So that is what I'm calling wealth management. And lastly, public or government finance. पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट फाइनेंस से मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनके बारे में, या जो आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलती है, उनको ग्रेजुटी मिलती है, उनको बेनेवोलेंट फंड मिलता है, इसी तरह बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं। अब ये फैसिलिटीज मिलती हैं तो उनसे पहले इनकी डिडक्शन भी होती है। जैसे लेट्स से इफ आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरी सैलरी में से एक सर्टन अमाउंट एज अ प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होती है, और उतना ही प्रोविडेंट फंड की अमाउंट एम्प्लॉयर, आई बीइंग एम्प्लॉय एंड माय इंस्टीट्यूशन बीइंग एम्प्लॉयर, वो कंट्रीब्यूट करता है, एक सर्टन पूल करता चले जाते हैं उसको। अब पाकिस्तान की अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो मिलियंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका बिलियंस में अमाउंट बनती है जो कटती है, और वो अब अगर उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट ना किया जाए, उनको कहीं प्रॉपरली आप समझें कि सेविंग्स उन पे ना की जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे जब हर एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको आपने प्रोविडेंट फंड भी देना है, ग्रेजुटी भी देनी है, तो वो कहाँ से आएगी? ठीक है, सो इसके लिए जरूरी है कि वो जो पेंशन प्लान्स हैं या जो पेंशन फंड है या जो प्रोविडेंट फंड है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए। जैसे आप देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है हर साल हमें 1 लाख रुपए दें, 20 साल के बाद हम, आप जो आपने हमें 20 लाख रुपए दिया होगा, हम उसके बदले आपको 50 लाख देंगे। तो वो करते क्या है, वो आपसे हर साल जो 1 लाख रुपए ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे प्रॉफिट जनरेट करें, और वही प्रॉफिट फिर आपको 20 साल के बाद, जो आपने 20 लाख दिया होता है उस पर प्रॉफिट मिला के आपको पैसे वापस, 20 लाख आपका प्लस जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें प्रॉफिट मिला के तो वो आपको वापस कर देते हैं। तो इसी तरह पेंशन प्लान्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ये सारे जो पूल बना होता है, सारा जो पैसा होता है, गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है कि वो ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करें या ऐसी सर्विसेज अवेल करें या ऐसे लोगों से, ऐसे बैंकों से, ऐसे इदारों से मिले जो ये सारी प्लानिंग करके दे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, कहाँ पे कहाँ पे गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है। सो ये ही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पब्लिक और गवर्नमेंट फाइनेंस। सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑल्सो ऑफर देयर सर्विसेज, देयर प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट, एंड सो दैट दे कैन, सो दैट द गवर्नमेंट कैन बेटर मैनेज देयर फंड्स। ठीक है, सो ये इसके अलावा भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, बट ये मैंने आपको बड़ी ब्रीफ सी और जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी थी वहाँ तक बता दी। बाकी अगर आपको इंटरनेट से मज़ीद भी मिलती हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको भी पढ़ें, क्योंकि पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लाजमी नहीं है सिर्फ यही लिखें, आप कोई और भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।